गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आगे का अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन जो पहले पढ़ा है, आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा। आई होप आपने जो मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया था, आपने उसको वापस सोल्व किया होगा। तो अभी अपन क्या करेंगे ना, अभी जो अपने लास्ट दो क्लासेस में पढ़ा उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना आगे का पोर्शन चालू करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है। फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में रहने के लिए अपन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, गवर्नमेंट कैसे चलाएगी बिना फाइनेंस के। तो गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट को पैसा अपन देते हैं टैक्स के फॉर्मेट में। फिर अपन ने पढ़ा टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं पे करता, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी था राहुल वाला। जब वो राहुल अपना सीए इंटर में पास हो जाता है, उसके पापा खुश होते हैं, बोलते हैं तो एक आईफोन लेके आ जा। तब वो एक फोन मोबाइल की शॉप पे जाता है, तो मोबाइल के शॉप के ओनर को बोलता है मेरे को 1 लाख का मोबाइल दिखाओ। वो मोबाइल शॉप वाला ओनर वाला उसको 1 लाख का मोबाइल देता है, और साथ में एक बिल देता है, उसमें लिखा होता है 85,000 तो उसके मोबाइल का प्राइस है, और 15,000 उसका जीएसटी है। तो जब वो 15,000 जो उसने जीएसटी लगाया है, वो क्या करेगा ना, जब जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना जब जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा वो शॉप ओनर, तब वो जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देगा। चलिए, फिर अपन ने पढ़ा कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर आया टैक्स लगाने का। टैक्स लगाने का पास गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया, तो टैक्स लगाने का गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया, तो टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट के पास आया कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जाता है संविधान से, पावर संविधान पावर देता है गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करने का। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना आर्टिकल है 265 जो बोलता है कि आप टैक्स लगा ही नहीं सकते, आप टैक्स लगा ही नहीं सकते जब तक कि उस पर लॉ ना बनाओ। मतलब जिस मैटर पे लॉ ना बनाओ उस मैटर पे आप टैक्स लगा ही नहीं सकते। जब तक कि आपने टैक्स का लॉ नहीं बनाया तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो फिर टैक्स लगाने का पावर कहाँ से आया, तो अपना एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 246। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। आर्टिकल 246 पावर देता है आपको लॉ बनाने का। आर्टिकल 246 पावर देता है आपको लॉ बनाने का। उसमें 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बहुत सारे मैटर लिखे हैं, उसमें एंट्री नंबर 82 है। उसमें एंट्री नंबर 82 है जो बोलती है कि हम पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का, एक्सेप्ट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम पे हम टैक्स लगाने का पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। अब फिर सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है, तो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। हम स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि अगर आप वो चाहे तो आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। क्या सर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे अभी तक टैक्स लगाया है, आंसर इज अभी तक एग्रीकल्चर इनकम पे किसी ने भी टैक्स नहीं लगाया है। फिर अपन ने ओवरव्यू पढ़ा था इनकम टैक्स का। तो सर अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। एक्ट तो एक इनकम टैक्स का पार्ट है। तो सर इनकम टैक्स लॉ किस किस को कवर करता है, इनकम टैक्स लॉ में कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट कवर होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट कवर होता है, इनकम टैक्स के रूल्स कवर होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशंस कवर होते हैं, और कोर्ट के डिसीजंस कवर होते हैं। सर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से अप्लाई हुआ था। इनकम टैक्स का नाम क्या है अपना, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अप्लाई कब से हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से इंडिया में अप्लाई हुआ था। इसमें 298 सेक्शन है और 14 इसमें शेड्यूल्स है। तो आपको सर इसमें क्या याद रखना है, आपको यहाँ तक में जो पढ़ा है उसमें आपको सिर्फ एक तो ये याद रखना है, आपको सिर्फ ओनली ये याद रखना है। सेकंड थिंग आपको भी इसमें से कुछ भी याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, आपको ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए बातें बताई गई है। फिर आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है ना, इनकम टैक्स में जो भी इस साल में चेंजेस लाने होते हैं वो सब क्या होते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। एक बजट को जब 1 फरवरी को जब अपना बजट आता है, तब निर्मला सीतारमण जी क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं कि भाई ये इस साल में हमको चेंजेस करने हैं। सारे चेंजेस एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। चलिए, फिर आता है सर्कुलर नोटिफिकेशंस। क्या होता है सर्कुलर, मतलब क्या है, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में, अपन को कोई दिक्कत आ रही है प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में, तो सीबीडीटी क्या करता है ना, एक सर्कुलर इशू करता है। सर्कुलर में बोलता है कि भाई आप इस प्रोविजन का ये वाला मतलब आप ले सकते हैं। अब जो उन्होंने जो मतलब बताया है सीबीडीटी ने, वो डिपार्टमेंट पे तो बाइंडिंग है, उनको वही मतलब लेना पड़ेगा, बट वो अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अपन चाहे तो वो मतलब ले सकते हैं, अगर चाहे अपन को बेनिफिशियल नहीं लग रहा है तो अपन वो मतलब नहीं ले सकते अपने लिए। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन क्या होता है। सर नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन का मतलब है कि जब सारे चेंजेस आपके 1 फेब को एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं, आपको साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ नया प्रोविजन को इफेक्टिव करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशन। आप सीबीडीटी क्या करता है ना, आप साल के बीच में आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, साल के बीच में कोई प्रोविजन आपको एड ऑन करना है,
तो सीबीडीटी आपको एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, भाई ये नोटिफिकेशन आपको डिपार्टमेंट को भी बाइंडिंग है और आपके एसएससी को भी बाइंडिंग रहेगा, अपन को भी बाइंडिंग है और डिपार्टमेंट को भी ये बाइंडिंग रहने वाला है। इसमें लिखा होता है कि भाई ये वाला प्रोविजन अभी से एप्लीकेबल हो गया है या फिर ये वाला प्रोविजन अभी से हट चुका है, जो भी उसको करना है वो सीबीडीटी क्या करेगी, थ्रू नोटिफिकेशन कर सकती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि भाई इनकम टैक्स में किसकी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। तो इसमें क्या लिखा था ना, इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। अपन ने पर्सन का फिर डेफिनेशन पढ़ा, भाई पर्सन कौन कौन है। तो इसमें कहा था पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सबको पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। फिर अपन ने पढ़ा प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में अपन इनकम को अर्न करते हैं, जिस ईयर में अपन एक्चुअली इनकम को अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। मेरी बात समझना, जिस ईयर में अपन इनकम को एक्चुअली अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उस इनकम पे अपन टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में उस इनकम पे अपन टैक्स पे करते हैं, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अपने सैलरी कमाया है, तो ये वाला साल जो 24-25 है आपका रहेगा प्रीवियस ईयर, और उसके अगला साल जो आपका 25-26 होगा वो आपके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाया है इसके लिए आपका असेसमेंट ईयर रहेगा जस्ट अगला साल, जस्ट 1 अप्रैल से लेके जो अगला 1 अप्रैल आ रहा है वहां से अगला 31 मार्च। और जिस साल में आपने पैसा कमाया है उस साल का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद अपन ने पढ़ा था एक डेफिनेशन पढ़ा था एसएससी का। अपन एक एसएससी का डेफिनेशन पढ़ा था। सर एसएससी कौन होता है, एसएससी कौन होता है? Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी तरीके से वो लाइबल है, किसी भी तरीके से लाइबल है, चाहे वो खुद टैक्स पे करने के लिए लाइबल है या किसी और बंदे का टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, यानी कि उसके बच्चे की इनकम उसके हाथ में क्लब हो रही है, उसके हाथ में जुड़ रही है, तो उसके टैक्स के लिए ये लाइबल है, तो भी वो एसएससी बन जाएगा। अपना टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, किसी और बंदे का टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस निकल रखा है, कोई रेड हो रही है उसके घर पे, उसके लिए वो लाइबल है, तो भी वो क्या होगा, एसएससी बन जाएगा। या फिर उसने कोई टैक्स पे करना था, उसने वो टैक्स पे नहीं किया, डिपार्टमेंट ने उसको एसएससी इन डिफॉल्ट बना दिया कि भाई तू अब डिफॉल्ट में है, तभी वो क्या माना जाएगा, वो एसएससी माना जाएगा। एसएससी कब माना जाएगा? सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, एसएससी का डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, आपको बस इतना याद रखना है एसएससी कौन है। एसएससी कौन है? जिस बंदे का टैक्स पे करने का लाइबिलिटी है इनकम टैक्स में, या फिर वो किसी भी तरीके से लाइबल है, किसी और का टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, या किसी नोटिस वगैरह के लिए लाइबल है, वो एसएससी बन जाएगा। हर एसएससी पर्सन होता है, पर हर पर्सन अपना एसएससी नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी वही होगा जो इनकम टैक्स में लाइबल है। चलिए सर यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकम का डेफिनेशन बहुत वास्ट दे रखा है, आपको बस इतना समझने का जरूरत है, जो भी आपको मिलता है वो सब आपका इनकम है, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आपको जो भी आप कमाते हो ना, सब इनकम है। निर्मला सीतारमण जी किसी पे भी टैक्स नहीं छोड़ती, सब पे आपसे टैक्स कलेक्ट करने वाली है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने उसके बाद पढ़ा था, वो पढ़ा था रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स पढ़ा था, किस बंदे पे कितना टैक्स लगने वाला है, किस रेट से टैक्स लगने वाला है। उससे पहले अपने पता एक चीज पढ़ी थी, उससे पहले अपन एक चीज पढ़ा था कि इनकम टैक्स में अपन अपना टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, टोटल इनकम अपन कैसे कंप्यूट करने वाले हैं, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे। तो अपन ने क्या निकाला था कि आप सबसे पहले लेंगे अपन जो 5 हेड का अपना इनकम है, अपनी जो भी इनकम उसको 5 हेड में क्लासीफाई करेंगे, उनको अलग अलग तरीके से अपन इनकम टैक्स में प्रेजेंट करेंगे, उन टोटल उसका करेंगे जो अपने पास आएगा ग्रोस टोटल इनकम, उसमें से अपन जो डिडक्शंस होंगे अपने, जो भी गवर्नमेंट अपन को डिडक्शन देती है उसको अपन लेस कर लेंगे। डिडक्शन का मतलब क्या होता है ना, एक तरीके से छूट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं छूट के भाई इस इनकम पे आपका हम टैक्स नहीं लेंगे, वो अपन लेस कर देंगे। अब जो बचेगा अपना इनकम, वो बचेगा नेट टोटल इनकम, अपना बचेगा टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, उस पर गवर्नमेंट अपन से टैक्स लेने वाली है। चलिए तो फिर अपन ने निकाला था कि भाई टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स कैसे लगेगा इस टोटल इनकम पे। तो फिर पहले बात की अपने इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आठवीं जुडिकल पर्सन के केस में टैक्स कैसे लगता है। अगर आज आपका एज, पहली बात तो आप रेजिडेंट है, आप ओनली इंडिया के बंदे हैं, तब आपके लिए ये वाली दो कंडीशन, ये वाले आपके लिए दो प्रोविजन लगेंगे। अदरवाइज आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये वाला। अब मेरी बात समझना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है, अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है, तो शुरुआत के 2.5 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं है। जो आपका यहाँ टोटल इनकम आएगा ना, इसमें शुरू का 2.5 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं है। अगले 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका 5% टैक्स लगेगा। उसके अगले 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका 20% टैक्स लगेगा। और उसके अगले 10 लाख के ऊपर जो भी आपका इनकम होगा उसके ऊपर 30% से रेट से आप टैक्स लग जाएगा।
फिर अगर आपका एज 60 ईयर्स से अबव अप टू 80 ईयर्स तक, अगर आपका एज 60 साल से ऊपर है, 80 साल तक है, और आप इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए ये वाला रहेगा कि अप टू 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 5 से लेकर 10 लाख तक आपका 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। अगर आपका एज 80 साल से भी ज्यादा है, अगर आपका एज 80 साल से भी ज्यादा है और आप इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के आप रेजिडेंट हैं, तो अप टू 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगने वाला है। सर यहाँ पे एक बात और आती है, मान लीजिए सर मेरे दादाजी हैं या मेरे परदादाजी है जिनका 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, तो क्या सर वो पिछले साल के लिए, मान लीजिए कि उन्होंने 60 साल और 80 साल कंप्लीट कर लिया है, और पिछले साल के लिए उनको क्या मिल जाएगा, ये हायर एग्जेम्पशन वाला बेनिफिट उनको मिल जाएगा। आंसर इज, अगर आपके दादाजी का या आपके परदादाजी का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, तो मान लिया जाएगा उन्होंने 31 मार्च को ही अपना 60th या 80th बर्थडे कंप्लीट कर लिया था, और वो पिछले साल के लिए ये हायर एग्जेम्पशन वाले बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर अपन एक दो क्वेश्चन किए थे, आई होप इनको आपने वापस प्रैक्टिस किया होगा। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं, अब अपन क्या करेंगे, इससे भी अपन आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, ये सब हो गया था अपना, ये सब हो गया था। फिर अपना आया था फर्म पे कितना टैक्स रेट लगता है, फर्म एलएलपी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, सॉरी फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की बात करें, तो कितना टैक्स का रेट लगेगा, आप पे 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है, आप पे 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो 10,000 तक आपका 10% लगेगा, 10,000 लेके 20,000 तक आपका 20% लगेगा, और अबाउट 20,000 वाला आपका इनकम, उस पर आपका 30% का टैक्स का रेट लग जाएगा। यहाँ तक आपको शायद क्लियर होना चाहिए। चलिए, कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी में चेक करेंगे डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, उसका प्रीवियस से 22-23 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ से कम है, प्रीवियस से 22-23 का अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो उसके केस में 25% की रेट से टैक्स लगने वाला है। अगर अदरवाइज आपका दूसरी कंपनी है जिसका प्रीवियस से 22-23 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पर 30% की रेट से उस पर टैक्स लगने वाला है। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आप पे फ्लैट 35% का टैक्स का रेट लगने वाला है, इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है सरचार्ज। तो ये सरचार्ज क्या होता है, इसके बाद एक पॉइंट आता है सरचार्ज। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका, जिसको अपन बोलेंगे सरचार्ज। सरचार्ज का बात करते हैं हम। सर सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज को अगर हम सिंपल डिफाइन करें ना, एकदम सिंपली अपन सरचार्ज को डिफाइन करें, तो सरचार्ज का मतलब होगा आपका, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। सर टैक्स ऑन टैक्स का मतलब, टैक्स पे भी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, मतलब क्या आप बहुत अमीर आदमी हो, आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, काम करो आप टैक्स पे भी हमको टैक्स दो, आप क्या करो, हमको टैक्स पे भी आपसे टैक्स चाहिए, उसको बोलते हैं सरचार्ज। सर टैक्स पे भी टैक्स, हाँ टैक्स पे भी टैक्स, इसको बोलते हैं सरचार्ज। तो सर ये कैसे लगता है, अब गवर्नमेंट बोलती है अगर आप क्या है ना, अगर आप क्या है, अगर आप हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ, या इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, जो आपने वो देखा ना 2.5 लाख वाला इनकम तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% वाला है, वहां पर अगर आप आते हैं, मतलब उस स्लैब में अगर आप आते हैं, आप मतलब फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, अगर आप ये सब नहीं है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन केस में आपका सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। अगर आपका इनकम क्या है ना, अगर आपका इनकम है, अब मेरी बात समझना, अगर आपका इनकम है, अगर आपका टोटल इनकम, अगर आपका टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है, अगर आपका इनकम टोटल इनकम अगर आपका 50 लाख रुपीज तक है, तो आप पे सरचार्ज नहीं लगेगा, आप पे सरचार्ज नहीं लगेगा। जो अपन टोटल इनकम निकाला था ना, पांचों हेड की इनकम को क्लब किया था, उसके बाद उसने डिडक्शन लेस किए थे, तो अपने पास
नेट टोटल इनकम आया था। अगर वो आपका इनकम 50 लाख तक है तो आप पे सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम क्या है ना, मोर देन 50 लाख है, अगर आपका इनकम मोर देन ₹50 लाख है और अप टू ₹1 करोड़ है, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक है तो आप पे सरचार्ज लगने वाला है एट द रेट ऑफ 10%। मतलब सर ये क्या है, मेरी बात समझना। अगर मान लीजिए आपका इनकम है 55 लाख रुपए या 60 लाख रुपए आपका इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स आता है आप 15 लाख रुपए, आपका 15 लाख रुपए आपका टैक्स आता है, तो 15 लाख में आप प्लस 10% कर देंगे सीधा। 15 लाख में आप क्या करेंगे, सीधा अपना 10% आप ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा 16,50,000 रुपये। और उसमें पता है आपको प्लस 4% आपको कंपलसरी करना पड़ता है, प्लस 4% आपको कंपलसरी ऐड करना पड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके नाम पे। चलिए, अगर आपका इनकम क्या है, मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹2 करोड़ है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है और 2 करोड़ तक, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है और आपका इनकम क्या है 2 करोड़ तक है, तो आप पे सरचार्ज कितना लगने वाला है, आप पे सरचार्ज लगने वाला है एट द रेट 15%। सर हमने टैक्स में पढ़ा था ना, आपने हमको पढ़ाया था, आपने क्या बोला था, अगर आपका 2.5 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से लेके 5 लाख है तो 5% लगेगा, 5 से लेके 10 लाख तक है तो 20% लगेगा। अगर हमारा इनकम 8 लाख रुपए होता है तो हम पहले 2.5 से लेके 5 लाख वाली इनकम पे तो हम 5% लगाते हैं, और 5 से लेके जो 8 लाख का इनकम है 3 लाख पे हम 20% का रेट से टैक्स लगाते हैं। तो क्या हमको भी ऐसा यहीं पे करना है, हमको यहाँ पे भी ऐसा ही करना है कि भाई जो 1 करोड़ तक का इनकम होगा उस पर हम 10% लगाएंगे, ऊपर वाले इनकम के ऊपर अपन 15% सरचार्ज लगाएंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है ना तो टोटल टैक्स पे आपका 15% लगने वाला है। फिर आपको क्लासीफाई नहीं करना है, कुछ भी आपको अलग अलग नहीं करना है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ऊपर गया है तो टोटल जो टैक्स आएगा उस पर सीधा आप 15% सरचार्ज लगा देंगे। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से कम और 50 लाख से ज्यादा है तो जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें एग्जैक्ट आप 10% से सरचार्ज एड ऑन कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अगर आपका इनकम क्या है ना, अगर आपका इनकम एक्सीड करता है ₹2 करोड़ बट अप टू है ₹5 करोड़, अगर आपका इनकम क्या है 2 करोड़ से भी ज्यादा है और 5 करोड़ तक, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा 25% से, 25% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है, अगर आपका इनकम ₹5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप पे लगेगा 37% की रेट से सरचार्ज। जो भी आपका टैक्स आएगा उसके ऊपर 37% की रेट से आपका सरचार्ज लग जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए, इसके ऊपर अपने क्वेश्चन करने वाले हैं फटाफट से। एक काम कीजिए, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अपना अब क्वेश्चन बैंक खोलेंगे आप, क्वेश्चन बैंक में आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन बैंक में आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर अपना
16 कहाँ गया अपना क्वेश्चन नंबर 16? ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सॉरी, चलिए इससे पहले आपको एक पॉइंट और करवाना पड़ेगा, मेरे को एक पॉइंट और करवाना पड़ेगा, वो है मार्जिनल रिलीफ। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आप उसको सोल्व कर पाएंगे, इसके बाद ही आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, आपको उनको सोल्व करना है और आप मेरे को बताना है कि उनका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए इलिस्ट्रेशन देंगे आपको। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, कंप्यूट टोटल इनकम, सॉरी कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी having total income रुपीज 55 लाख और बंदा है इंडिविजुअल। ध्यान रखना बंदा क्या है, इंडिविजुअल। किसी को डाउट ना आ जाए क्या पता फर्म का प्रॉफिट हो, ऐसा तो इंडिविजुअल बंदा है, उसका 55 लाख रुपए का टोटल इनकम है। तो आप इसका टैक्स लायबिलिटी मेरे को फटाफट से निकाल के बताइए, इसका टैक्स लायबिलिटी क्या रहने वाला है। आप फटाफट से इसको सोल्व करिए, फिर अपन क्या करते हैं ना, इसका फटाफट से अपन आंसर निकालते हैं। एक काम करते हैं ना, मैं फटाफट से इसका आंसर लिखना शुरू करता हूँ, आप अपनी कॉपी में आंसर निकालिए, फिर आप अपना आंसर निकलने के बाद मेरे आंसर से आप क्या करना, इसको मैच करना। तो अपन दोनों एकदम बिना बोले चुपचाप आप और मैं अलग अलग क्या करते हैं ना, आंसर को सोल्व करते हैं। अब जिसका आंसर सही होगा उसको अपन क्या कर देंगे, गिफ्ट दे देंगे। चलिए आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो फटाफट से आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। जिसने नहीं निकाला वो 1 मिनट में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से अपना आंसर निकालिए और मेरे आंसर से आप मैच कर लीजिए किसका आंसर क्या आता है। चलिए 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 अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने आपको इस सरचार्ज का पॉइंट पढ़ाया ना,
इसमें आपको एक दो बातें और बतानी है। यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा कि आपका इनकम अगर अपना 50 लाख से ऊपर होता है और 1 करोड़ तक होता है, आपको 10% गेट से सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ तक का था, आप पे 15% गेट से सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक, आप पे 25% गेट से सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर है तो आप पे 37% गेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। चलिए, तो अपन एक एग्जाम्पल और लेंगे, कैसे काम करता है। वन सेकेंड। चलिए, आप निकालना शुरू करिए, आप मान लीजिए इसका इनकम है 3 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका इनकम कितना, 3 करोड़ 50 लाख रुपए। तो आप फटाफट से कंप्यूटेशन करके बताइए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। फिर मैं भी अपनी तरफ से कंप्यूटेशन करता हूँ, मैं भी कंप्यूटेशन करने वाला हूँ। चलिए, फटाफट से मेरे को निकाल के बताइए आपका आंसर क्या आता है। फटाफट से मेरे को निकाल के बताइए आपका आंसर क्या आता है। ये कोई नई चीज लगती है। चलिए, 3 करोड़ 50 लाख करना है इसको। चलिए, अब क्या करेंगे ना, इसको अपन कर लेंगे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फटाफट से आप मेरे को सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट से मेरे को सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, फटाफट से सोल्व करिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। आपसे पहले मैं ना सोल्व कर दूं इस आंसर को, चाहता हूँ आप मेरे से भी पहले सोल्व करें। मैं चाहता हूँ आप मेरे से भी पहले सोल्व करें। 3 करोड़ 40 लाख का 30% कितना होता है भाई? 3 करोड़ 40 लाख का 30% कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है? 3 करोड़ 40 लाख का 30% कितना होता है? ये होता है अपना 1 करोड़ 2 लाख रुपए। ये अपना होता है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। अगर अपन सबको टोटल करेंगे तो अपना कितना आएगा टोटल टैक्स? अपना टोटल टैक्स कितना आएगा? कोई हेल्प नहीं करता मेरी, कोई भी अब मेरी हेल्प नहीं करता है। मेरे को खुद को अपना हेल्प करना पड़ेगा। चलिए, 1 करोड़ 3 लाख 12,500। इस पे सरचार्ज कितना लगाऊं? कोई बताएगा मेरे को इस पे सरचार्ज कितना लगाऊं? सर, इस पे आप सरचार्ज लगा दो, एक काम करो, 15% लगा दो। 2 करोड़ से ऊपर है, 15% लगा दो। 2 करोड़ से ऊपर है। अरे मूर्खों, क्या बोला मैंने? 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो 10%। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है तो आपका 15%। अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक आपका 25% के आप सरचार्ज लगेगा। आप कितना लगेगा? 25% के आप इस पर सरचार्ज लगने वाला है। चलिए, कितना आएगा इसका 25%?
ये आपका आने वाला है आई थिंक 25,78,125, 25,78,125। अब इसमें अपन ऐड कर लेंगे 103,12500 प्लस 25,78,125, तो अपना आंसर आएगा 1,28,90,625। अभी आपको इनकम टैक्स में एक चीज को याद रखना पड़ेगा, एक चीज को समझना पड़ेगा, वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें ऑलवेज आपका नॉर्मल राउंड ऑफ होता है। अगर आपका वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको उसको 10 के मल्टीपल में उसको आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपको 5 दिख रहा है, तो इसको 10 के मल्टीपल में आप राउंड ऑफ कर देंगे, तो उसका आपका आएगा, राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगा 1,28,90,630 रुपए। आपको एग्जाम में ये करके आना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है। आपको एग्जाम में ये करके आना पड़ेगा राउंड ऑफ, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स में ऑलवेज भी आपको नॉर्मल राउंड ऑफ करना है। अगर आपका वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है पीछे वाला, तो आपको अगले 10 के मल्टीपल में इसको राउंड ऑफ करना है। अगर आपका वैल्यू 5 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 4 है, 3 है, 2 है, इसके पीछे, तो आपको पीछे वाला जो 10 का मल्टीपल है वहां तक उसको लेके चले जाना है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फटाफट से इसने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फटाफट से आपके साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। चलिए 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 चलिए, अपन आगे शुरू करते हैं, अपन आगे शुरू करते हैं। अब मेरी बात समझना। अब जो मैंने यहाँ पे सिखाया है, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, उसमें आपको क्या होगा ना, जो ये रेट लगता है ना 25% का, 37% का सरचार्ज जो लगता है, ये कुछ कुछ इनकम्स पे ये सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कैसे सर? मान लीजिए आपने यहाँ, मैंने बताया आपको, 3,50,000 का इनकम है, आपका 3,50,00,000 का आपका इनकम है। इसमें से कुछ ऐसी इनकम है जिसमें क्या है ना, वो वाली इनकम है जिन पे ये सरचार्ज की रेट एप्लीकेबल नहीं होती। कौन कौन सी इनकम है सर? अगर आपको इनकम होता है डिविडेंड का, अगर आपको डिविडेंड का इनकम होता है आपको, या फिर आपको कैपिटल गेन का इनकम होता है 11,111 ए वाला, 112 ए वाला, या 112 वाला, अगर आपको कैपिटल गेन का इनकम होता है, तब आपको 25% और 37% के रेट से वाला सरचार्ज आपको नहीं एप्लीकेबल होगा ऑन दिस इनकम। ओनली इस इनकम पे आपको क्या होगा ना, ये 25% और 37% वाली आपको सरचार्ज की रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। सर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए अपन अभी एग्जांपल लेते हैं अपन। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, जो 111 है, 112 है, 112, आपको एग्जाम में दे रखा होगा कि कैपिटल गेन वाला इनकम है, ये आपका डिविडेंड का इनकम है, और आपको इस पे आपको टैक्स कंप्यूटेशन करना है। पर आपको जब आप सरचार्ज लगाओ तब आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका इनकम 2 करोड़ तक है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, नॉर्मल आपको सरचार्ज लगाना है। बट अगर आपका इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है ना, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है, तब आपको देखना पड़ेगा भाई इन इनकम की वजह से, अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% लगेगा। अगर इस इनकम की वजह से अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब आपका इनके इनकम को छोड़ के भी अदर वाली इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो वो ज्यादा वाली बाकी जो दूसरी वाली इनकम है उस पर आप लगा देंगे 25% या 37%। पर जो इन इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, उस पर आपका मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% ही लगने वाला है। चलिए इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सब चीज बराबर समझ में आ जाएगी। चलिए चलिए अपन क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। आप मेरे को बताएंगे सरचार्ज कितना कितना लगने वाला है। एग्जाम्पल लेंगे अपन।
एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल का अपन फॉर्मेट क्या सेट करते हैं ना, एग्जाम्पल का अपन फॉर्मेट क्या सेट करते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर इनकम, आप अब मेरे को यहाँ बताएंगे रेट ऑफ सरचार्ज। 1 सेकेंड, आप मेरे को यहाँ पे रेट बताने वाले हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सीरियल नंबर 1 आपका, मैं अब इसको देखो ऐसे डिफाइन करूंगा, देखो मेरी बात समझना, ये वाला जो इनकम है ना, मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूँ डीसी, मैं इसको डीसी डिनोट करूंगा, ठीक है। डीसी मतलब क्या है, डिविडेंड का इनकम और कैपिटल गेन का इनकम, मैं इसको आपका डीसी डिनोट करने वाला हूँ, इसको मैं डिनोट करूंगा आपका डीसी, ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं कि दोनों इनकम साथ में होना जरूरी है, मान लो आपका डिविडेंड का इनकम है तो भी डिविडेंड का इनकम में 15% लगने वाला है। अगर आपका दूसरा वाला इनकम है, जैसे ओनली कैपिटल गेन का इनकम हुआ अगर आपको, तो भी उसमें मैक्सिमम आपका सरचार्ज 15% लगेगा, अगर आपका एप्लीकेबल है तो। मान लीजिए आपका टोटल इनकम ही 50 लाख से कम है तो फिर अब सरचार्ज लगेगा ही नहीं। अगर आपका टोटल इनकम ही 2 करोड़ तक है तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज वैसे भी 15% ही है, तो आपको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है ना, तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन इनकम की वजह से अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो सब पे 15% लगा दो। अगर इनकी वजह से 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो जो अदर इनकम है उस पर जो टैक्स आएगा उस पर आप जो एप्लीकेबल सरचार्ज की रेट है 25, 37 जो भी लगता है वो लगा दो। बाकी ये वाली इनकम है अगर डिविडेंड वाली, तो इस पर आपका मैक्सिमम आपको 15% की रेट से ही सरचार्ज लगाना रहेगा। चलिए अपन एग्जांपल लेते हैं। आपका अदर इनकम है और आपका डीसी है। आपका जो अदर इनकम है ना वो आपका कितना है, 40 लाख रुपीज। और आपका जो डीसी का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, आपका कैपिटल गेन का जो इनकम है 112A 112 वाला आपका जो इनकम है वो आपका है 180 लाख, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपीज का है। तो आपका टोटल इनकम कितना हुआ यहाँ पे, 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया आपका टोटल इनकम। तो आप मेरे को बताओगे कि भाई इनका जो टैक्स आएगा उस पर कितनी रेट से हम सरचार्ज लगाएं, कौन सी वाली रेट से इसमें सरचार्ज लगने वाला है। चलिए ये अपन खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, अपन दोनों मिलकर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, क्या सर ये अपने 25% और 37% वाले सरचार्ज की लिमिट में आता है इनका इनकम। तो इनका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो यस 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपका इनकम 25% वाली रेट के सरचार्ज में आता है। अब अपन को देखना है कि सर इनका 2 करोड़ से जो इनकम एक्सीड हुआ है वो क्या डिविडेंड इनकम की वजह से है, क्या कैपिटल गेन इनकम की वजह से है। तो अपन यहाँ देखेंगे तो डिविडेंड एंड कैपिटल इनकम कितना है इनका, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। 1 करोड़ 80 लाख इनका क्या है, डिविडेंड का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इनकम नहीं होता, अगर इनका ये इनकम नहीं होता तो शायद इनका इनकम 40 लाख होता, यानी कि कितना होता, 2 करोड़ से तो कम ही होता, 2 करोड़ से तो इनका इनकम कम ही होता। तो टोटल इनकम पे, ये जो अपनी टोटल इनकम है इस पे पूरा टैक्स पे क्या आएगा ना, इसका जो टैक्स आएगा उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15% की रेट से ही अप्लाई होने वाला है। 15% की रेट से इस पे सरचार्ज अप्लाई होने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आपका अदर इनकम है, आपका जो अदर इनकम है वो आपका है 2 करोड़ 50 लाख रुपीस। और आपका जो, सॉरी इसको अपन लैक्स में लिखते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा, इसको अपन लैक्स में लिखते हैं, 250 लैक्स। और आपका जो डिविडेंड का इनकम है, जो आपका कैपिटल गेन का इनकम है वो आपका है 40 लैक्स। और आपका टोटल इनकम हो गया 290 लैक्स। 290 लैक्स आपका क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। तो मेरे को फटाफट से बताइए इस पे आपका सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है, फटाफट से बताइए इस पे सरचार्ज का रेट आपका क्या रहने वाला है, बताइए सर। पहले तो अपन चेक करेंगे क्या सर हमारे 25% 37% वाली लिमिट में आता है ये, 2 करोड़ से ऊपर है पक्का आता है, 2 करोड़ से ऊपर है इनकम पक्का इस लिमिट में आता है अपना। तो सर फिर अपन चेक करेंगे क्या डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन इनकम की वजह से अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है।
तो अदर डिविडेंड और कैपिटल गेन का इनकम कितना है, 40 लाख रुपए है। और अदर इनकम क्या है, ऑलरेडी 2 करोड़ से ऊपर है। तो ये तो पक्का हो गया कि इस इनकम की वजह से ये 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है सर, तो सर हम क्या करेंगे, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे जो इस इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, इस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज लगेगा आपका 25%। पर जो डिविडेंड इनकम आएगा, जो कैपिटल गेन का इनकम आएगा, उस पर आपका सरचार्ज लगने वाला है 15%। सर ये तो 50 लाख से भी कम है ना डिविडेंड का इनकम। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बंदे का इनकम आपको चेक करते जाना है, टोटल 2 करोड़ से अगर कम इनकम है तो आपको 15% सब पे लगाना है। अगर 2 करोड़ से ऊपर हो गया ना, तो आपको चेक करना है कि जो अदर इनकम है, जो आपका अदर इनकम है, वो डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन की वजह से अगर 2 करोड़ से ऊपर है, डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन की वजह से अगर 2 करोड़ से ऊपर है, तो टोटल इनकम पे अपन 15% लगा देंगे। अगर उसकी वजह से 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, अदर इनकम का आपका ऑलरेडी 2 करोड़ से ऊपर है, तो जो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर अपन लगा देंगे 25 या 37%। और जो डिविडेंड वाला इनकम है उस पर अपन लगा देंगे अपना 15% गेट से इसमें सरचार्ज लगा देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक एग्जांपल में देता हूँ जो आपको सोल्व करना है। आपका अदर इनकम है 5 करोड़ 80 लाख, तो आपका डिविडेंड का और कैपिटल गेन का इनकम है 240 लाख। तो आपका टोटल इनकम कितना होगा, 820 लैक्स। तो आपको यहाँ बताना है सरचार्ज अपन को क्या क्या लगाना रहेगा। आपको बताना है कि हम सरचार्ज किस इनकम पे, टैक्स पे कितना अपन सरचार्ज यहाँ पे लगाने वाले हैं। मेरे को फटाफट से इसको सोल्व करके बताइए। आप मेरे को इसको फटाफट से क्या करेंगे, सोल्व करके आप इसको बताने वाले हैं। चलिए, तो आपने क्या आंसर निकाला, आपने क्या आंसर निकाला। सर सबसे पहले अपन को देखना है क्या सारा इनकम मिला के 2 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर है। आंसर इज यस, 2 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर है। अब क्योंकि अपना टोटल इनकम 8 करोड़ 20 लाख रुपए है। चलिए, क्या सर अपना जो अदर इनकम है, क्या डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन की वजह से अगर 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है। आंसर इज नो, ऑलरेडी क्या है 5 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ तो अपन को क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका 37% क्रेडिट से पास सरचार्ज लगने वाला है। यहाँ तो अपन को क्लियर हो गया क्योंकि अपना इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, बट क्या सर डिविडेंड और कैपिटल गेन का इनकम है जो 2 करोड़ से भी ज्यादा है, क्या इस पर हम 25% क्रेडिट से सरचार्ज लगा दें। जो मैंने आपको यहाँ क्या बताया था ना, डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन इनकम पे 25% और 37% की रेट वाला सरचार्ज आप पे नहीं लगता है, तो आपके मैक्सिमम आपका 15% की रेट से ही सरचार्ज लगने वाला है। तो यहाँ कितना लगेगा, आपका मैक्सिमम आपका यहाँ पे 15% की रेट से सरचार्ज लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार क्या करेंगे ना, ये एग्जाम्पल आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का अपना पोर्शन चेक करते हैं। चलिए, और मैंने आपको वो बता ही दिया है कि भाई आपको रोज का रोज पढ़ना है। कितने बच्चे हैं जो रोज के रोज पढ़ रहे हैं। हम्म, आपको रोज का रोज पढ़ना है, जो मैं आपको यहाँ पढ़ा हूँ रोज का रोज पढ़ना है, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको रोज का रोज प्रैक्टिस करना है। मैं चाहता हूँ अपने साथ साथ ही आपका चैप्टर, ये पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बाकी बहुत सारी किताबें हैं, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट आपका यहीं का यहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ अगर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप सीए इंटर में बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो जाएंगे। आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़े सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है।
क्योंकि सीए इंटर में सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही माना जाता है, क्योंकि एक तो देखो टैक्सेशन पूरा सब्जेक्ट है, उसमें आपको डीटी और आईडीटी अलग अलग से पढ़ना है। तो एक नाम ही है टैक्सेशन, उसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और दोनों का लेंथ भी छोटा नहीं है, काफी बड़ा बड़ा लेंथ है। तो फिर आपको भाई अगर आप एक पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं जो डीटी है, ये आपका लगभग टैक्सेशन में 60% कवर करता है। मार्क्स भले इसकी 50% ही आते होंगे, 50% मार्क्स से आता होगा एग्जाम में, बट ये आपका सिलेबस का अगर आप क्वांटम देखेंगे तो इसमें 60-70% तो आपका डीटी है। आईडीटी रेदर देन इससे थोड़ा कम है, इसका पोर्शन थोड़ा कम है। तो आपको ये वाला अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, मेरे साथ साथ इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, मेरे साथ साथ आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं, और मेरे साथ साथ ही आपको एग्जाम पास करना है। मैं कर चुका हूँ, आपको करना रहेगा अभी बस। चलिए, अब अपन क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। अपन क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन आप बिना देखे करेंगे, बिना आप सॉल्यूशन देखे करेंगे। चलिए, आप आ जाएंगे अपने क्वेश्चन बैंक में, आप आ जाएंगे अपने क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्या लिखा है आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल जिनका एज है 40 ईयर्स का, 40 साल का बंदा है मिस्टर अग्रवाल, और वो रेजिडेंट है इंडिया में, ठीक है। उसका टोटल इनकम कितना है, 6 करोड़ 50 लाख है। उसका टोटल इनकम कितना है, 6 करोड़ 50 लाख रुपए है। अपन क्या करेंगे ना, इसको एक बार कॉपी कर लें। ये होता है क्या ऐसा, ये कॉपी पेस्ट होता है क्या ऐसा, नहीं होता ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन पढ़ते हैं। चलिए, उनका टोटल इनकम कितना है, उनका 6 करोड़ 50 लाख उनका टोटल इनकम है। उस टोटल इनकम में इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। उनका क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देखो क्या वर्ड आया, वर्ड आया अपने पास कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना है, 15%। अपन पढ़ चुके हैं मैक्सिमम सरचार्ज कितना है, 15% आपका मैक्सिमम सरचार्ज रहने वाला है। चलिए, जो आपका टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 20%। आप ध्यान रखना, जो कैपिटल गेन इन्होंने दे रखा है 112A वाला 55 लाख का, वो 20% से टैक्सेबल होने वाला है। मतलब इसके केस में अपन को वो नहीं देखना है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% लगेगा, वो आपको कुछ भी नहीं देखना है। इन्होंने क्या रखा है कि कैपिटल गेन है जो आपका 20% के रेट से आपका टैक्सेबल होने वाला है, जो है 55 लाख का अंडर सेक्शन 112A। मैंने आपको बताया था डिविडेंड का इनकम और कैपिटल गेन का इनकम, डिविडेंड का इनकम और आपका कैपिटल गेन का इनकम। आपका कैपिटल गेन का कौन सा वाला इनकम, 112A वाला, 112 वाला, 11111A वाला, ये वाला आपका क्या होगा, इसमें मैक्सिमम आपका सरचार्ज लगेगा 15%। चलिए, तो आपका 6 करोड़ 50 लाख में से 55 लाख वाला तो ये वाला इनकम है, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, जिसपे 15% के से आपका टैक्स लगने वाला है, वो आपका 65 लाख का है। और बाकी जो आपका इनकम है वो आपका अदर इनकम रहेगा, बाकी आपका क्या रहेगा, अदर इनकम रहेगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखो, एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अब मेरी बात समझना, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या होता है मैंने आपको भी बताया नहीं है, वो मैं आपको भी आई जस्ट अपने अगले 10 मिनट में अपन पढ़ने वाले हैं। बट आपको अभी पता होगा ना नॉर्मल प्रोविजन क्या है। नॉर्मल प्रोविजन वो वाला है जो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 से लेकर 10 लाख तक का 20% रहेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का आपका टैक्स का रेट रहेगा, वो आपका नॉर्मल प्रोविजन रहता है। तो भी आप क्या करेंगे ना, इसको आप इग्नोर करेंगे, ओनली इसको आपको आप क्या करना है, आपको ऑप्शनल टैक्स रिजीम से आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन करना रहेगा। assuming total income of its component or are the same in the both। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है 6.5 करोड़ का इसका इनकम है, उसमें से 55 लाख का 112A वाला है, और 65 लाख का आपका 111A वाला है। बाकी आपका इनकम अदर इनकम है, और आपको इस पे टैक्स का लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि आपका अदर इनकम कितना है और आपका कैपिटल गेन कितना है। कैपिटल गेन का इनकम आपका कितना है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपका टोटल इनकम है 6 करोड़ 50 लाख रुपए। 6 करोड़ 50 लाख आपका टोटल इनकम है। इसमें से आपको उसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला देखना पड़ेगा आपका कैपिटल गेन का इनकम कितना है, सेकंड आपको देखना पड़ेगा आपका अदर इनकम कितना है।
पहला देखना पड़ेगा आपका कैपिटल गेन का इनकम कितना है, सेकंड आपको देखना पड़ेगा आपका अदर इनकम कितना है। तो कैपिटल गेन वाला इनकम आपका रहेगा, एक तो आपका रहेगा 55 लाख वाला, सेकंड आपका रहेगा 65 लाख वाला। ये दो इनकम आपका कैपिटल गेन का इनकम रहने वाला है। तो आपका टोटल कैपिटल गेन का जो इनकम आएगा वो आएगा 120 लाख, 120 लाख रुपीज का क्या आएगा, कैपिटल इनकम आने वाला है। तो आपका अदर इनकम कितना होगा, आपका अदर इनकम रहने वाला है 6.50 करोड़ माइनस ये वाला फिगर अपन यहाँ से लेस कर देंगे 1.20 करोड़। तो अपना अदर इनकम जो बचेगा, जो अपना अदर इनकम बचेगा वो बचेगा अपना 5.30 करोड़, जो अपन को क्वेश्चन में भी दे रखा है, जो अपन को क्वेश्चन में भी दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी अपन को ये फिगर दे रखा है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इस पर टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे, अपन टैक्स निकालने वाले हैं इसके ऊपर। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे ना, अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी अपन कंप्यूट करने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, जो कैपिटल गेन वाला इनकम है, जो कैपिटल गेन वाला इनकम है उनके ऊपर तो रेट फिक्स है, तो क्या लगेगा ना, अपन यहाँ पे एक डब्बा बना लेंगे, अपन यहाँ पे एक डब्बा बना लेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अपन अमाउंट, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। टैक्स एट द रेट, देखो क्या लिखा, टैक्स एट द रेट 20% ऑन ₹55 लाख, और टैक्स एट द रेट 15%, 15 दे रखा ना, टैक्स एट द रेट 15% ऑन ₹65 लाख। तो आप 55 लाख पे आप 20% लगा देंगे और 65 लाख पे आप 15% का टैक्स लगा देंगे। तो आपका टैक्स कितना आएगा, टैक्स कितना आएगा फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ अपनी जादुई शक्तियों से, मैं अपनी कैलकुलेट कर लेता हूँ अपनी जादुई शक्तियों से। तो मेरी तरफ से टैक्स आता है 11 लाख रुपए, और सेकंड का आपका आएगा 9,75,000 रुपीज। देखो ये जादुई शक्तियां आपको यूज नहीं करनी है, आपको बुक में देख कर आपको आंसर नहीं देना है, आपको कैलकुलेटर पे अपना हाथ घुमाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो आप अभी बुक में देख के आंसर दे देंगे, फिर आप एग्जाम में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब जो आपका रिमेनिंग इनकम है, अब जो आपका रिमेनिंग इनकम है, रिमेनिंग इनकम है जो है आपका ₹5.30 करोड़, इस पे आपको टैक्स निकालना है, इस पे आपको टैक्स निकालना है, रिमेनिंग इनकम पे आपको निकालना है, टैक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, वो सेम फॉर्मूला, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 से लेके 10 लाख तक आपका 20% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% के रेट से टैक्स लगने वाला है। 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% के रेट से टैक्स लगने वाला है। चलिए फटाफट से मेरे को निकाल के बताइए इसका टैक्स क्या आने वाला है, फटाफट से निकाल के बताइए इसका टैक्स क्या आने वाला है। मैं कर देता हूँ अप टू ₹2.50 लाख, मोर देन 2.50 लाख, अप टू ₹5 लाख, या एट द रेट 5%, जो आपका आएगा 12,500 रुपये। अबव 5 लाख है, और अप टू कितना है 10 लाख है, तो इस पर आपका आएगा एट द रेट 20%, जो आपका आएगा 1 लाख रुपए। जो अबाउट 10 लाख रुपीज़ है उस पर आपका आएगा एट द रेट 30%, यानी कि 5.530 लाख कर सकते हैं इसको अपन, माइनस कर देंगे 10 लाख, तो इस पर आपका आएगा 30%, तो आपका आएगा 520 लाख पे आपका 30%, 520 लाख पे आपका आएगा 30%, वो आता है आपका,
आप बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, आप क्या करेंगे, अपना आंसर सोल्व करेंगे। आपका फाइनल आंसर आने के बाद आप मेरे आंसर से क्या करेंगे, मैच करने वाले हैं। उससे पहले आप अब मेरा आंसर आप मैच नहीं करेंगे, अगर आपको पास होना है तो। अगर आपको पास होना है तो आपको खुद से सोल्व करना है, मेरे आंसर को आपको नहीं देखना है। मेरे आंसर्स को आपको नहीं देखना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्लियर होगा ही होगा, होना ही चाहिए। चलिए, यहाँ तक आपने शायद सोल्व कर लिया होगा। तो अब मेरे को आगे कौन बताएगा कि सरचार्ज कितना लगाऊं, सरचार्ज कितना लगाऊं। अपने पास टैक्स आ चुका है, इस टैक्स पे मैं सरचार्ज कितना लगाऊं, ये मेरे को कौन बताएगा। मुझको कितना सरचार्ज इस पे लगाना चाहिए। अब मेरी बात समझना, जो आपका ये वाला इनकम है ना, इस इनकम पे जो टैक्स आया आपका कैपिटल गेन वाले इनकम पे, इस पे मैक्सिमम आपका सरचार्ज लगेगा 15%। तो आपका ये टोटल इनकम आएगा 20,75,000। 20,75,000 पे आपका सरचार्ज लगेगा 15% ऑन 20,75,000। और जो अदर रिमेनिंग जो आपका इनकम है उस पर जो आपका टैक्स आया है उस पर आपका सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज ऑन 1,57,1200 1,57,12,500 पे लगेगा आपका @37% का। क्यों सर? क्योंकि आपका अदर इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। आपका अदर इनकम क्या है? 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो आपका 37% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। चलिए, अभी आपका सरचार्ज कितना आया मेरे को फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। ये आएगा आपका सर 3,11,250, और आपका दूसरा वाला आएगा 58,13,625। सर आपका सरचार्ज के साथ आपका टोटल टैक्स कितना आया? सर ये आपका आता है 2,39,12,375। पता है इसमें आपको ऐड करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो आपका कंपलसरी है @4%। तो इसका आप 4% निकाल देंगे, कितना आएगा? 9,56,495। तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 2,48,68,870। यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा, यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। ये आपका आंसर रहने वाला है, ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका आंसर रहने वाला है। बस समझ गए। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, जो आप क्या करेंगे, होमवर्क में करके लेके आएंगे। कल अपन इसको फटाफट से ओरली डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। आपको ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर अपना 115 बीएससी अभी हो जाता है तो आपको 115 बीएससी से भी क्वेश्चन नंबर 17 को भी सोल्व करके लेके आना है, और क्वेश्चन नंबर आपको 18 को भी, दोनों मेथड से आपको सोल्व करके लेके आना है। तो अपना होमवर्क क्या रहेगा आज के लिए? अपना होमवर्क अभी तक के लिए ये बन के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 अगर अपना 115 बीएससी अभी हो जाता है तो। चलिए, चलिए 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 अपन यहाँ थे, ठीक है। अपना सरचार्ज का ये वाला हो गया। अब अपन बात करेंगे सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म, फर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। चलिए, सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। अभी आपको लिखना नहीं है, जब मैं आपको बोलूँ तभी आपको इसको नोट डाउन करना रहेगा। सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में आपका सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है? इसमें एकदम सिंपल है,
इसमें एकदम सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना देखना है, क्या सर फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी का इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है? अगर इनका टोटल इनकम अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़, देन सरचार्ज का रेट रहेगा आपका 12%। 12% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एबीसी करके एक फर्म है, एबीसी करके एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसका इस साल का टोटल इनकम कितना है ना, इस साल का उनका टोटल इनकम है 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। 2 करोड़ 50 लाख इनका टोटल इनकम है। तो एक काम करिए ना, इसके टैक्स लाइबिलिटी मेरे को बताइए कितना आएगा। इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा मेरे को फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। और जिन बच्चों को ये नोट डाउन करना है, ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फटाफट से मेरे को बताइए कि आपका टैक्स लाइबिलिटी क्या आने वाला है। चलिए अब मैं भी आपके साथ साथ सोल्व करूंगा इस आंसर को। मैं भी आपके साथ इसका सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पर्टिकुलर आपका अमाउंट टैक्स ऑन 2.50 करोड़ एट द रेट 30%। आपको पता होगा फैम एलएलपी लोकल अथॉरिटी के इसमें सीधा 30% का टैक्स का रेट लगता है। अब जिन जिन बच्चों ने इंडिविजुअल वाला टैक्स का रेट लगाया है, वो यहाँ पे आपको उस गलती को आपको सुधारना रहेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका असेसी कौन है, फर्म है, कंपनी है, कौन सा वाला, उसके हिसाब से आपको उसका टैक्स का रेट लगाना है। तो फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में आपका 30% बराबर से टैक्स लगता है। तो सीधा 2.5 करोड़ पे आपको 30% लगाना था, जो आपका आएगा 75 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा 75 लाख रुपीज। अब देखिए क्या आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, आंसर इज यस। तो आप पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 12%। तो आपको यहाँ ऐड करना रहेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। 12% के रेट से आपका सरचार्ज कितना आएगा, कितना आएगा मेरे को फटाफट से कैलकुलेट करके कौन बताएगा। 12% के रेट से आपका सरचार्ज कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करके कौन बताएगा कि 12% के रेट से आप पे सरचार्ज कितना आएगा। आपका आएगा 9 लाख रुपीज। तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ जो बनेगा आपका, वो आपका बनने वाला है 84 लाख रुपीज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है और आपने ये सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है मेरे साथ साथ। चलिए अब अपन बात करेंगे सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी, सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बच गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलिए केस ऑफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी।
अपन बात कर लेते हैं सरचार्ज की इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सर इसके केस में सरचार्ज क्या लगने वाला है? तो इसके केस में आपको पता है वो चेक करना पड़ेगा आपकी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका डोमेस्टिक कंपनी है या आपका फॉरेन कंपनी है। आपका डोमेस्टिक कंपनी है या आपका फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी के साथ ही आपका सरचार्ज का जो रेट रहने वाला है, जो आपका डोमेस्टिक कंपनी का आपका जो सरचार्ज का रेट रहने वाला है वो एज इट इज आपका रहने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है या फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके केस में आपका सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। तो उसमें देखना पड़ेगा आपका जो इनकम है, जो आपका इनकम है, इनकम आपका क्या है, मोर देन ₹1 करोड़ है और अप टू ₹10 करोड़ तक है, तो आप पे सरचार्ज लगने वाला है कि 1 करोड़ है ना, एट द रेट ऑफ 7%। मेरी बात समझना, अगर आप कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी है और आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है तो आप पे सरचार्ज लगेगा 7% के रेट से। अगर आपका इनकम एक्सीड करता है ₹10 करोड़, अगर आपका इनकम 10 करोड़ से भी एक्सीड करता है तो आप पे सरचार्ज का रेट रहने वाला है एट द रेट ऑफ 12%। आप पे सरचार्ज का रेट रहने वाला है एट द रेट ऑफ 12%। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आप फॉरेन कंपनी की बात करें, अगर अपन फॉरेन कंपनी की बात करें, अगर अपन फॉरेन कंपनी की बात करें, अगर अपन फॉरेन कंपनी का बात करें तो आप पे सरचार्ज क्या रहने वाला है। चलिए, फॉरेन कंपनी ही फॉर्मूला आपके पास नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपनी कॉपी में, बट आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या, लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा, मैंने सब कुछ याद कर रखा है। चलिए, अगर आप फॉरेन कंपनी, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है और आपका इनकम 10 करोड़ रुपीज तक है तो आप पे सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपके ऊपर सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है और आपका इनकम 10 करोड़ तक है, अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आपका 2% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपके ऊपर 5% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन बेटा? सर आप डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया की है उस पर तो आप सरचार्ज ज्यादा लगा रहे हैं, और जो इंडिया की कंपनी ही नहीं है उस पर आप सरचार्ज कम लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने जब अपना रेट ऑफ टैक्स पढ़ा था, जब हमने रेट ऑफ टैक्स पढ़ा था तब आपने क्या पढ़ा था कि डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स का रेट क्या था, 25% और 30% था, पर फॉरेन कंपनी पे टैक्स का रेट क्या था, 35%। ऑलरेडी वहां पे टैक्स का रेट इतना ज्यादा है, इसके बाद भी आप उस पर हाई सरचार्ज लगा देंगे तो कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस नहीं करेगी। कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस नहीं करेगी, सबको ऐसा लगेगा भाई यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोलती है आपका टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे सरचार्ज का रेट अपना कम कर लेते हैं। सरचार्ज का रेट क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपन इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपन 115 बीएससी की बात करते हैं। 115 बीएससी की अपन बात करते हैं। चलिए, समंदर है या समंदर का एक टुकड़ा है हम। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करो, एक बार फटाफट से नोट डाउन करो और अपने आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए 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 चलिए।
अब मेरी बात समझना, अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, एग्जाम्पल लेंगे। आर लिमिटेड एक कंपनी है, आर लिमिटेड एक कंपनी है जो बहुत अच्छी चलने वाली कंपनी है, और इसका पिछले 22-23 का जो टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 22-23 का जो टर्नओवर था इसका था 500 करोड़ रुपीस, 500 करोड़ इसका टर्नओवर था। और इस साल में प्रीवियस ईयर 24-25 में इसने प्रॉफिट कितना कमाया है, इसने प्रॉफिट कमाया है 8 करोड़ रुपीस का, 8 करोड़ रुपीस का इसने प्रॉफिट कमाया है। अब इसको जानना है कि इसका टैक्स का लायबिलिटी क्या आएगा, तो उसको करना है अपन को कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। और ये क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। तो फटाफट से मेरे को बताइए कि आपका टैक्स का लायबिलिटी क्या आने वाला है यहाँ पर। फटाफट से मेरे को बताइए आपका टैक्स का लायबिलिटी क्या आने वाला है यहाँ पर। तो मेरी एक बात सुनना, जो अपने पहले क्वेश्चन किया था ना यहाँ पे, ये वाला जो अपने फर्म का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ से एक छोटा सा अपने से मिस्टेक हो गया है कि अपन इसको यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी बोल दिया है। यहाँ पे अपन इसको क्या टोटल टैक्स लाइबिलिटी बोल दिया है, जो अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं होता है। अपन को इसमें ऐड करना पड़ेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसके बाद जो अपना अमाउंट आएगा वो अपना होगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये छोटा सा आप करेक्शन कर लेना, उसमें 4% आप अपने हाथ से जोड़ देना, तो अपना टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी करेक्शन आपका नहीं है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया होगा अभी तक। तो यहाँ पे सरचार्ज कितना लगाऊँ मैं, यहाँ पे सरचार्ज कितना लगाऊँ मैं, सर यहाँ पे आप सरचार्ज लगाइए @7%। तो मेरे को कौन बताएगा 2,40,00,000 रुपीज़ का 7% कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को, कोई भी नहीं बताएगा मेरे को, मेरे को खुद को निकालना पड़ेगा। ये होगा आपका 16,80,000, ये आपका होगा 16,80,000। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा 2,56,80,000, 2,56,80,000 आपका आएगा टैक्स लाइबिलिटी। इसमें आपको ऐड करना रहेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। ये कंपलसरी याद रखना, अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को याद दिला देना, कभी आपको ये जोड़ना है, अभी तक आपने जोड़ा नहीं है इसमें। इसका आपको 4% आपको क्या करना होता है,
ये निकालना रहता है, इसका 0.04 करके देंगे, निकालेंगे तो अपना आएगा 10,27,200 आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा। तो अपना टैक्स लायबिलिटी जो बनने वाला है वो आपका बनने वाला है, वो आपका बनने वाला है 2,67,07,200। ये आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसने नोट डाउन नहीं किया है। आई होप, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, आपको साथ साथ में मेरे साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता है रहना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये प्रैक्टिस ही काम आने वाली है। आप कितना ही अच्छा प्रोविजन पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का आपको स्पीड नहीं है, आपको टेक्निक नहीं है, तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए 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 चलिए, अब इसमें आप एग्जाम्पल दूसरा आप ये भी ले सकते हैं कि आर्ट लिमिटेड क्या है ना, डोमेस्टिक नहीं है, एक फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक नहीं है, एक फॉरेन कंपनी है। तो उसके केस में क्या होगा ना, देखो अगर इसको अपन फॉरेन कंपनी मानते हैं तो अपन ऐसे ओरली सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको अपन फॉरेन कंपनी मानते हैं, अगर इसको अपन क्या करते हैं, डोमेस्टिक नहीं मानते, इसको अपन क्या मानते हैं, फॉरेन कंपनी मानते हैं, तो सीधा 8 करोड़ का अपन टैक्स निकालेंगे। वो आपका आएगा @ 35% की रेट से आप टैक्स निकालेंगे, और उसके ऊपर आप टैक्स सरचार्ज लगा देंगे @ 2%, क्योंकि आपका इनकम 10 करोड़ से कम है। बस इतना आपका चेंज होने वाला है, बाकी इसके अलावा आपका कोई भी इनकम चेंज नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके केस में पता है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कहता है ना 10,000 रुपए तक आपका 10% का रेट से टैक्स लगता है, 10,000 से ऊपर वाली इनकम पे आपका 20,000 तक आपका 20% के रेट से टैक्स लगता है, और 20,000 से आपकी ऊपर वाली जो इनकम है यानी कि 7,99,00,000 रुपीज 80,000 तक आपका लगेगा 30%। बाकी वाली इनकम में आपका 20% और 10% के रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। उससे जो आपका टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको लगाना है 7% का रेट से सरचार्ज, और फिर आपको लगाना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और आपका काम बन जाएगा। आप क्या करेंगे ना, आप क्या करेंगे ना सर, मेरा एक कहना मानेंगे? बिल्कुल सर मानेंगे। क्या मानेंगे ना, इस क्वेश्चन को आप है ना दो और पोर्शन से आप सोल्व करेंगे। ये दो आप घर पे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है। फर्स्ट में इसको मानना है आपको फॉरेन कंपनी, और एक पोर्शन में आपको इसको मानना है, वो मानना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये दोनों आप सोल्व करके लेके आएंगे। इससे क्या है ना, आपका ये जो भी कंसेप्ट है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ये दोनों तरीके आपको सोल्व करके लेके आने हैं। चलिए, तो अपना आज का एक टॉपिक और पढ़ते हैं, 115 बीएससी। अब अपन को पढ़ना है 115 बीएससी, जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये टॉपिक अभी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ मैं आपको टैक्स की रेट्स बताऊंगा, और उस पर सरचार्ज मैक्सिमम कितना रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से एग्जाम्शंस आपको नहीं मिलते हैं ये करते टाइम, ये कौन सा आपको डिडक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा, ये अभी आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ोगे ना, उन प्रोविजंस को आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा भाई हमने ये छोड़ा क्यों है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना, अभी अपन पढ़ेंगे, आप हेडिंग डालेंगे अपनी बुक में, अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालेंगे। सिर्फ आप हेडिंग डलवा रहे हैं, बिल्कुल हम हेडिंग डलवा रहे हैं। आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे सेक्शन 115 BAC, 115 BAC। आप ऐसा लिखेंगे, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, फटाफट से लिखिए सेक्शन 115 BAC। फिर आपका टाइम होते जा रहा है, आपका टाइम होते जा रहा है, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है इसको भी। आप क्या लिखेंगे ना, सेक्शन 115 BAC, और यहाँ आप लिखेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनके केस में आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या रहने वाला है, आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपका क्या रहने वाला है इनके केस में, ये आपको यहाँ से दिख। आप हेडिंग डालेंगे सेक्शन 115 BAC, और आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आप करके हेडिंग डालने वाला है। तो सर हमने पहले पढ़ा था, पता आपको हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने सर पहले पढ़ा था कि हमारा टैक्स का रेट क्या था ना, हमारा टैक्स का रेट था इनके केस में
अगर आपका एज 60 साल तक है तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपका एज 60 से ऊपर है तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपका एज 80 से ऊपर है तो आपका 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। और फिर आपका जो, अगर आप 60 से आपका कम का एज है तो आपका 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 से लेकर 5 लाख तक आपका 5% के टैक्स लगने वाला है। और 5 से लेकर 10 लाख तक आपका 20% के टैक्स लगने वाला है। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम में आपका 30% के रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। अगर आपका एज 60 से ऊपर 80 तक है तो आपका 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेके 5 लाख तक आपका 5% के रेट से टैक्स लगने वाला है। और 5 लाख से ऊपर वाली इनकम है जो 5 से लेके 10 लाख तक का जो आपका इनकम है उस पर 20% के रेट से टैक्स लगने वाला है। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% के रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। और आपका इनकम, अगर आपका एज 80 साल से भी ज्यादा है तो आपका 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 से लेकर 10 लाख तक आपका 20%। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% से टैक्स लगने वाला है। तो जो आपको मैंने टैक्स का रेट ये पढ़ाया है ये आपके लिए है ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ये है आपका ऑप्शनल, कह सकते हैं इसको नॉर्मल टैक्स रेजिम बोल सकते हैं। मतलब अगर आप रिटर्न भरने जाते हैं या फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको इतना बोला है कि भाई इस इंडिविजुअल का इनकम है 5 लाख रुपए या 50 लाख इसका इनकम है या 40 लाख इसका इनकम है, आप हमको टैक्स का लाइबिलिटी कंप्यूट करके बताइए इस पे कितना टैक्स लगेगा। तो आपको टैक्स इस प्रोविजन से आपको नहीं निकालना है, इन वाले सेक्शन से आपको टैक्स नहीं निकालना है। तो सर हमको टैक्स कैसे निकालना है? अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दे रखा ना, एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं दे रखा कि टैक्स कैसे निकालना है, तो ये वाला सेक्शन आपको फॉलो करना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं दे रखा है कि भाई आपको इसका टैक्स किस सेक्शन से, किस प्रोविजन से, किस रिजीम से आपको कंप्यूट करना है, तो आपको एग्जाम में 115 बीएससी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक दे दिया है कि आपको नॉर्मल प्रोविजन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आपको वो वाला सेक्शन लगाना है। तब आपको वो वाले टैक्स के रेट्स लगाने हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% वाला, वो आपको लगाना है। बट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ओनली आपको इतना लिखा है कि आपको टैक्स का लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, तो आपको 115 बीएससी से आपको टैक्स का लाइबिलिटी आपको कंप्यूट करना रहेगा। तो सर इसका स्लैब रेट क्या है? सर इसमें भी क्या वो 3 बातें होगी, 60 से कम उम्र है, 60 से 80 के बीच में, 80 से ऊपर वाला नहीं। इसमें सबके लिए एक ही टैक्स का स्लैब रहने वाला है। इसमें सबके लिए एक ही टैक्स का स्लैब रहने वाला है। वो कौन सा वाला रहने वाला है? चलिए चलिए बढ़ते हैं। स्लैब आपका क्या रहने वाला है वो अपने यहाँ पे देखते हैं। चलिए, आपका टोटल इनकम और आपका रेट, आपका टोटल इनकम और आपका रेट। देखिए मेरी बात समझना, अगर आपका इनकम है अप टू ₹3 लाख, तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका इनकम एक्सीड करता है ₹3 लाख और है अप टू ₹7 लाख, तो आपका टैक्स का रेट रहने वाला है @5%। आपका इनकम एक्सीड करता है ₹7 लाख और अप टू ₹10 लाख तक है आपका इनकम, तो आपका टैक्स का रेट रहेगा 10%। आपका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है और आपका इनकम कितना है, 12 लाख तक है, तो आपका टैक्स का रेट लगेगा 15%। 12 लाख से ऊपर वाली इनकम होगी, 12 लाख से जो आपकी ऊपर वाली इनकम है और जो कहाँ तक है, 15 लाख तक है, तो आपका टैक्स का रेट रहेगा 20%। और जो आपका 15 लाख से ऊपर वाला इनकम है उस पर आपका टैक्स का रेट रहने वाला है 30%। आई होप आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल स्लैब रेट है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% है, 7 से लेकर 10 लाख तक आपका 10% है, 10 से 12 तक के बीच में जो इनकम उस पर 15% है, और 12 से 15 वाली इनकम पे आपका 20% है, और 15 लाख से जो आपकी ऊपर वाली इनकम है उस पर आपका 30% के रेट से आपका टैक्स रेट रहने वाला है। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए, फिर अब पता है अपने सरचार्ज पढ़ा था, अपने सरचार्ज पढ़ा था क्या सर? अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हैं, इसकी रेट से अपना इस, अगर आप स्लैब से अपन टैक्स निकालते हैं तो क्या हमको सरचार्ज लगेगा? तो आपको लिखना है सरचार्ज इज एप्लीकेबल
अगर आपका इनकम क्या होता है ना, सरचार्ज इज एप्लीकेबल, आपको सरचार्ज लगने वाला है, पर ध्यान रखना आपका इनकम उस लिमिट से एक्सीड करेगा तो, अगर 50 लाख से एक्सीड करता है तो 10% है, 1 करोड़ से एक्सीड करता है अप टू 2 करोड़ रुपए से तो 10% है, सॉरी 15% है, 2 करोड़ से अगर एक्सीड करता है 5 करोड़ तक का तो 25% है, और 5 करोड़ से अगर आपका ऊपर इनकम है तो उस पर 37% गेट से सरचार्ज लगता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल अचीव एओबी बीवाई आरडीपी ज्यूडिकल पर्सन। सर इसमें एक ध्यान रखना ना, अगर आप 115 बीएससी से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज है ना 25% लगेगा, मतलब 37% सरचार्ज रेट नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर आपका इनकम 8 करोड़ भी होता है, आपका इनकम 10 करोड़ भी होता है, आपका इनकम 50 करोड़ भी होता है, तो आपका मैक्सिमम जो सरचार्ज का रेट है आपका 25% रहने वाला है। मतलब अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हैं ना तो आपका मैक्सिमम जो सरचार्ज है ना वो आपका 25% ही रहने वाला है, वो आपका 37% के रेट से सरचार्ज जो लगता है वो आप 115 बीएससी में आपको नहीं लगाना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बताओ किसी को क्लियर नहीं है, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से मेरे को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं भाई यहाँ तक मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। एक काम करेंगे फटाफट 115 बीएससी को क्या करेंगे ना, नोट डाउन कर लेंगे। बहती हवा सा था वो, सा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता संभलता। आई होप आप सबने क्या कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अपन क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। सर 115 बीएससी इतना ही है, अभी आपके लिए इतना ही है। अब आपको इतना याद रखना है कि ये टैक्स का रेट लगता है और सरचार्ज का जो रेट है मैक्सिमम इस पर 25% ही लगने वाला है, 37% के रेट वाला सरचार्ज इस पे नहीं लगेगा। तो अपन कल क्या करेंगे ना, फटाफट से इसको रिवाइज करके जरूर आओगे। क्या करके आओगे, फटाफट से आप क्या करके आओगे, रिवाइज आप इसको जरूर करके आओगे। तो अब कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व करने रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व करने रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन कौन से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो अभी, आप क्वेश्चन बैंक के कौन कौन से क्वेश्चन आप अभी आप सोल्व कर सकते हो, आप इतने एलिजिबल हो चुके हो, कौन कौन से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप पहले ही कर चुके हैं अपन, और इसके बाद आप जो कर सकते हो वो आपका रहेगा, वो आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एचयूएफ का, वो आप एक बार रीड कर सकते हैं, आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 17 कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन है ना आपके कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए आंसर इनके, आपको ओनली क्वेश्चन बैंक से आपको नहीं देखना है, ये आपके कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 को आप एक तरीके से स्किप कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ पढ़ के छोड़ेंगे तो भी चलेगा, बट बाकी सारे वाले क्वेश्चन है ना आपके कॉपी में सोल्व किए हुए होने चाहिए, जो बिना देखे आपने क्वेश्चन बैंक से सोल्व किए हैं, फिर आपको आंसर्स को मैच करना रहेगा उससे। चलिए अब ये अपन एक छोटा सा टॉपिक और ले सकते हैं, अब ये क्या कर सकते हैं, अपन एक छोटा सा टॉपिक एक और ले सकते हैं। सर ले लें, सर एक छोटा सा टॉपिक एक और ले लेते हैं अभी। सर कौन सा पढ़ा दोगे सर अभी छोटा सा टॉपिक आप हमें। चलिए अभी अपन एक छोटा सा टॉपिक आता है अपना, एक मार्जिनल रिलीफ करके टॉपिक आता है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें अपना पूरा एक लेक्चर जाएगा, उसमें अपना पूरा एक लेक्चर जाएगा, उसमें अपन एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट अभी एक अपने पास प्रोविजन आता है, वो है रिबेट 87A का। तो अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे ना, एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, छोटा सा प्यारा सा आप हेडिंग डालेंगे जिसका आप
क्या नाम देने वाले हैं इसको? आप नाम देने वाले हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आप नाम डाल देंगे उसका। अपन इसको अपन क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, इसको अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आप जो लिखोगे ना, सर ये रिबेट 87A होता क्या है, रिबेट 87A होता क्या है। देखो आपने अपने पापा से सुना होगा, आपने अपने चाचा से सुना होगा कि भाई निर्मला सीतारमण जी ने गजब कर दिया है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने गजब कर दिया है कि 12 लाख तक अपना कोई भी टैक्स नहीं है। और आप पहले सुनते आ रहे होंगे कि भाई 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो सर ये अपने तो अभी पढ़ा कि 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% टैक्स है। अगर अपन 115 BSc भी अगर फॉलो करें तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक आपका 5% की रेट से टैक्स लगेगा। तो ये फिर कहाँ से आया कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। वो अपना कॉन्सेप्ट है रिबेट अंडर सेक्शन 87A का। तो गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है, अगर आपका इनकम, अगर आपका इनकम नॉर्मल प्रोविजन में, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं, जो है ना 2.5 लाख वाले स्लैब वाला, या फिर आप 115 BSc फॉलो करते हैं, अगर आपका इनकम, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं और आपका इनकम अब क्या है, अप टू रुपीज 5 लाख है, अगर आपका इनकम अप टू रुपीज 5 लाख रुपए तक है, तब हम आपको आपके टैक्स में एक छूट देते हैं कि आपको इतना टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। कितना पे करने का जरूरत नहीं है? तो जो आपका 5 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स आएगा, 5 लाख की इनकम पे जो आपका टैक्स आएगा, टैक्स ऑन इनकम, मतलब अगर आपकी इनकम 4,80,000 रुपए है तो उस पर जो टैक्स आएगा, और रुपीज 12,500 विच एवर इज लोअर, हम आपको क्या कर देंगे, उसका एग्जेम्पशन दे देंगे, उसका आपको छूट दे देंगे, आपको उसकी आपको हम आपको क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे। इसको बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर आपको इतना समझना है कि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है इन नॉर्मल प्रोविजन, अगर आपका नॉर्मल प्रोविजन से जाते हैं, अगर आप 2.5 लाख वाले स्लैब फॉलो करते हैं, तो आपका अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है, सर अगर 60 साल से ऊपर है तो 3 लाख है ना, हाँ उस पर 3 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन मतलब है जो 2.5 लाख वाला स्लैब है, 2.5 से लेके 5 तक आपका 5% लगेगा, या 3 से लेकर 5 तक आपका 5% लगेगा, 5 लाख तक इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर आपका एज 80 ईयर से अबव है। अगर वो आप उस प्रोविजन से जाते हैं, तो अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो आपका जो टैक्स निकलेगा वो 12,500, विच एवर इज लोअर, आपका क्या होगा, रिबेट हो जाएगा 87A में। अगर आप 115 BSc फॉलो करते हैं, अगर आप 115 BSc फॉलो करते हैं, अगर आपका इनकम अप टू रुपीज 7 लाख रुपीज, अगर आपका इनकम अप टू रुपीज 7 लाख है, तब जो आपका टैक्स आएगा यहां तक की इनकम में, टैक्स ऑन इनकम और रुपीज 25,000 विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगा ना, वो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिबेट मिल जाएगा, उतना टैक्स आपको पे करने का जरूरत नहीं है। आपको उतना क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। चलो इसका क्या मिल जाएगा आपको, रिबेट मिल जाएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। 87A का रिबेट क्या होता है ना, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हैं तो आपका 5 लाख तक के इनकम पे जो आपका टैक्स आएगा और 12,500 रुपये, विच एवर इज लोअर, आपका क्या मिल जाएगा, आपको रिबेट मिल जाएगा, उतने पे आपको टैक्स नहीं पे करना है। अगर आप 115 BSc फॉलो करते हैं तो 7 लाख की आपका इनकम पे जो टैक्स आएगा और 25,000 रुपये, विच एवर इज लोअर, आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिसकी वजह से आपको क्या होगा ना, बेटर क्लियरिटी आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, अपन ने पता कैपिटल गेन वाला वो भी देखा था, 112A, 1111A, 112A वाला, 112 वाला। तो उसमें से जो 112A वाला है ना, अगर आपका कोई इनकम है जो क्या है 112A वाला है, उस इनकम के अगेंस्ट में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। उस इनकम पे जो टैक्स आएगा ना वो आपको पे ही करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट, उस टैक्स के अगेंस्ट में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अलाउड अगेंस्ट
इनकम अंडर सेक्शन 112A। जो 112A वाला जो कैपिटल गेन आएगा ना, उसके अगेंस्ट में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी अपन क्या लेने वाले हैं, अपन एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। सर मेरी बात बताओ ना एक मेरे को, हाँ जो 87A का जो रिबेट है, क्या ये सर सबको मिलेगा, कंपनीज को भी मिलता है, क्या फर्म को भी मिलता है? आंसर इज नो। ये ओनली एंड ओनली मिलता है जो इंडिया का रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। सर रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, सर मैं एचयूएफ हूँ, नहीं मिलेगा आपको, ये रिबेट नहीं मिलेगा। आपको 2.5 लाख से ऊपर जो आपका इनकम होगा, उसको आपको 5% के रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हैं, अगर आप 115 बीएससी से जाते हैं, तो आपको 3 लाख से आपका जो ऊपर इनकम आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके लिए ये रिबेट नहीं रहेगी। ये रिबेट मिलेगी ओनली एंड ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। ये आपको नोट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम को देखना पड़ेगा कि भाई ये इंडिविजुअल है ना, और रेजिडेंट भी तो है ना, इंडिया का बंदा है और इंडिविजुअल है, तभी इसको अपन को क्या देना है, इसको ये रिबेट देना है। अदरवाइज आपको ये रिबेट उसको नहीं देना है। चलिए, आपको ये रिबेट उसको नहीं देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अपन क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। अपन क्या करेंगे ना, जो अपन पढ़ा है ना यहाँ पे, सारा अपन नोट से पढ़ेंगे, और नोट से पढ़ने के बाद, नोट्स में सब चीजें कहाँ कहाँ लिखी है वो बताने के बाद अपन एक रिबेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सरचार्ज का अपन ने जो पढ़ा वो अपन नोट से फटाफट से पढ़ लेते हैं कि 50 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी रुपए का सरचार्ज नहीं लगेगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आरटीपी, जुडिकल पर्सन के केस की बात करते हैं। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू ₹1 करोड़ है तो आपका 10% गेट से आपका सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनका 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ तक अगर आपका इनकम है तो आपको 15% गेट से आपका सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो आपको 25% गेट से आपका सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप पे 37% गेट से आपका सरचार्ज लगने वाला है। तो जो 25% गेट से सरचार्ज है और 37% गेट से सरचार्ज है, वो कुछ इनकम पे नहीं लगता है। कुछ इनकम पे जो टैक्स आता है उस पर रेट का सरचार्ज नहीं लगता है। जैसे कि डिविडेंड का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, 111A, 112A, 112 वाले इनकम पे ये सरचार्ज का रेट नहीं लगता है। तो जो ये वाले इनकम है ना, इन पर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट आपका 15% ही रहने वाला है। चलिए, फिर अपन एग्जाम्पल लिए थे, जैसे अदर इनकम अपना अगर मान लो 40 लाख रुपए और अपना डिविडेंड वगैरह का इनकम 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, तो अपना टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो अपने पास 25% अपना सरचार्ज लगना चाहिए। पर अपना जो 2 करोड़ से एक्सीड हुआ है इनकम, वो किसकी वजह से हुआ है? डिविडेंड वगैरह इनकम की वजह से हुआ है। तो अपना क्या होगा ना, मैक्सिमम अपना सरचार्ज लगेगा 15%। एक बार आप क्या करेंगे ना, घर जाके ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, सारा का सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। चलिए, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की बात करें तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज लगता है 12% के रेट से। अगर आपका इनकम क्या होता है, 1 करोड़ से आपका इनकम एक्सीड करता है। अगर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अगर आपका डोमेस्टिक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है तो आप पे 7% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो आप पे 12% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। फॉरेन कंपनी की बात करें तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है और 10 करोड़ रुपीज तक है तो आपका 2% के रेट से आप पे सरचार्ज लगेगा। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से भी एक्सीड करता है तो आप पे 5% के रेट से आप पे सरचार्ज लगने वाला है। ये कॉन्सेप्ट अपन कल पढ़ने वाले मार्जिन रिलीफ। फिर अपन ने पढ़ा था 115 बीएससी। फिर अपन ने पढ़ा था 115 बीएससी जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। मतलब आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको किस प्रोविजन से, किस आपको रिजीम से आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना है, तो आपको ये वाला रिजीम फॉलो करना है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आरटीपी, जुडिकल पर्सन। तो इसमें क्या होता है ना, 3 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेकर 7 लाख तक की जो इनकम होगी इस पर आपका 5% रेट से टैक्स लगने वाला है। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 10% रेट से टैक्स लगने वाला है। और 10 लाख से लेकर 12 लाख तक की जो आपकी इनकम होगी इस पर 15% रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। और 12 से लाख से ऊपर जो आपका इनकम होगा, जो 15 लाख तक है, उस पर आपका 20% के रेट से टैक्स लगने वाला है। और जो अबव 15 लाख का इनकम होगा उस पर आपका 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। और ये हम आपको बता चुका हूँ कि सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, बट जो 37% वाला सरचार्ज का रेट है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से एक्सीड भी करता है ना, तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज पे 25% ही रहने वाला है। इसके बाद अपने पढ़ा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके बाद अपने पढ़ा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या कहता है, ये किसके लिए एलिजिबल है? इसके लिए एलिजिबल है कौन कौन है? ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल। एचयूएफ को भी ये रिबेट नहीं मिलता है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये रिबेट मिलता है। जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है,
इन केस ऑफ नॉर्मल टैक्स रिजीम, इन केस ऑफ नॉर्मल वाला कौन सा है, जो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% वाला, वो वाला अगर रिजीम है आपका, तो वहां तक अगर आपका 5 लाख तक का इनकम है तो आप पे जो टैक्स आएगा, इस जो आपके इनकम पे टैक्स आएगा, और 12,500 विच एवर इज लोअर, आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। अगर एसएससी 115 बीएससी फॉलो करता है तो उसके 7 लाख रुपए तक की इनकम पे जो 25,000 तक का टैक्स आएगा उसको क्या कर देंगे, उसको छूट दे देंगे, उसको रिबेट दे देंगे। और मैंने आपको ये बताया था ये रिबेट नहीं मिलता है अगेंस्ट द इनकम ऑफ 112A वाला, जो आपका कैपिटल गेन का 112A वाला जो इनकम आता है उसके अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलता है। तो रिबेट कैसे मिलेगा, आप क्या करेंगे, इस इनकम पे टैक्स निकालोगे। अगर आपका 5 लाख वाली स्लैब में रहते हो तो 12,500 रुपये, और अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो 25,000 रुपये, विच एवरेज जो लोअर होगा ना वो आपको मिल जाएगा रिबेट। ये जो आपको रिबेट मिलता है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले मिलता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपन क्या लगाते हैं, सबसे लास्ट में लगाते हैं, सारा कैलकुलेशन होगा उसके लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं। अब अपन एग्जाम्पल लेंगे, अपन क्या लेंगे एग्जाम्पल, एक राघव नाम का बंदा है जिसका एज क्या है 26 ईयर्स है, 26 साल का बंदा है, राघव नाम का बंदा है जो रेजिडेंट है इंडिया में। उसका टोटल इनकम है 4,40,000 रुपये, उसका टोटल इनकम है 4,40,000 रुपये। जो इसका इनकम कहाँ से है, सैलरी से कमाया है उसने या फिर इंटरेस्ट कमाया है बैंक से, उसने बैंक से इंटरेस्ट कमाया है या उसने सैलरी से इनकम को कमाया है, तो आपको टैक्स लाइबिलिटीज का कंप्यूट करना रहेगा। तो अब मेरी बात समझना, अपन एक करते हैं नॉर्मल प्रोविजन से, ये करते हैं 115 बीएससी से। अगर नॉर्मल की बात करें तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 4,40,000 तक, 2.5 लाख से लेके 4,40,000 रुपए तक, यानी कि जो आपका 1,90,000 रुपए आया है उस पर आपका 5% के हिसाब पे टैक्स लगने वाला है, जो आपका आएगा 9,500 रुपए, 9,500 रुपए आया। अब आपका इनकम क्या है, 5 लाख से कम है, आपका इनकम 5 लाख से कम है, और 112A वाला भी आपका इनकम नहीं है। आपका इनकम कहाँ से आया, सैलरी से आया है, इंटरेस्ट से आया है, 112A वाला आपका इनकम नहीं है, तो आपको रिबेट मिल जाएगा 87A वाला। सर मान लीजिए मेरी ऐसी इनकम है, सैलरी का इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है, और 112A वाला भी इनकम है, तो क्या सर मेरे को रिबेट मिलेगा ही नहीं, आंसर इज नो, आपको रिबेट मिल जाएगा। ओनली 112A वाला जो इनकम आएगा उसमें जो टैक्स आएगा ना वो आपको पे ही करना पड़ेगा, बाकी वाली जो आपके इनकम पे जो टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट में आपको 112A मिल जाएगा। अगर आपका इनकम, टोटल इनकम आपका अगर 5 लाख से कम है तो टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तब अपन 112A वाले इनकम को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। अगर वो जोड़ के अगर 5 लाख से ज्यादा होता है तो आपको रिबेट मिलेगा ही नहीं। अगर वो जुड़ के भी अगर आपका इनकम 5 लाख से कम होता है तो आपको 112A वाला इनकम को छोड़ के बाकी वाले इनकम पे आपको रिबेट मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो अपन यहाँ क्वेश्चन में थे कि ये 1,90,000 रुपये अपने क्या आएगा, 5% के से टैक्स लग जाएगा, तो अपना टोटल टैक्स आ जाएगा 9,500 रुपये। और अपना रिबेट क्या बोलता है ना, आपका टैक्स कितना आया 5 लाख तक के इनकम पे, और 12,500 रुपये, नॉर्मल प्रोविजन में 12,500, विच एवर इज लोअर आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। तो 9,500 का अपन को यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, अपना टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर अपन इस क्वेश्चन को 115 बीएससी से सॉल्व करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को अपन 115 बीएससी से सॉल्व करते हैं तो 3 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख यानी कि 3 से लेकर 4,40,000 वाली इनकम पे 1,40,000 पे आपका 5% रेट से टैक्स लगने वाला है। तो 5% रेट से टैक्स आएगा 7,000 रुपये, तो अपना टैक्स लायबिलिटी आएगा 7,000 रुपये। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा था टोटल आपने टैक्स कितना निकाला, अगर आपका इनकम 7 लाख तक है तो आपका टोटल टैक्स कितना आया 7,000 रुपये और 25,000 रुपये, विच एवर इज लोअर आपका क्या होगा ना, आपको रिबेट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 7,000 का आपको यहाँ रिबेट मिल जाएगा 87A का, और आपका टैक्स लायबिलिटी जाएगा 0। अभी आप क्या करेंगे ना, एक बार जाके इस एग्जाम्पल को वापस सोल्व करेंगे। पूरे जो प्रोविजन अपन ने अभी तक पढ़े हैं, आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगने वाला है यार। और सरचार्ज वाला जो पॉइंट मैंने पढ़ाया है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ के आना है, जिसकी वजह से आपको क्या है ना, कल क्लास में आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि कल का सारा गेम सरचार्ज पे टिका हुआ है। कल का सारा गेम आपका सरचार्ज पे टिका हुआ है। मार्जिन रिलीफ जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सरचार्ज पे बेस्ड, तो आपको सरचार्ज वाला पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। आधा घंटा निकालिए, दिन का पौन घंटा निकालिए, और ये सरचार्ज वाला पॉइंट आप अच्छे से पढ़ के आना, जिसकी वजह से क्या है ना, कल की क्लास में आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन आने का चांस बनता है। फिर ये करने के बाद अपना थोड़ा कुछ पोर्शन बाकी रहेगा, फिर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है, आपको साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। घर जाके आधा घंटा निकाल के आप क्या करेंगे ना, इस पूरे पोर्शन को आप पढ़ लेंगे, जिसकी वजह से कल की क्लास में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। पढ़ते रहना भाई, पढ़ के आना कल प्लीज। चलिए, थैंक यू।